डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good afternoon who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of Principle of Management. लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टिंग प्रोसेस के बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 1 दैट इज कंट्रोलिंग के बारे में समझेंगे। तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, what are the importance of controlling process, what are the characteristics of control system and plans के types क्या होते हैं। So we will start from a first slide that is controlling. In this unit you are going to study and learn about the basic of controlling, why it's a necessary factor inside the organization, why controlling is basically employed as a measurement of success, that is against the standard as well as the correction of variation if exist। मीन्स ओवरऑल हमको ये समझना है कि कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, और कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है। क्या बिना कंट्रोलिंग के हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं रन कर सकता है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड बनाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो कंट्रोलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में समझेंगे। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग क्या होती है? Controlling is the process of comparing actual performance with standard and taking necessary corrective action। Means जब भी हम प्लान करते हैं, ठीक है, हम प्लान क्या करते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे इस तरीके से काम करेंगे और हमारा जो टारगेट है विद इन अ टाइम लिमिट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हमने जैसा ही प्लान किया हो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला हर एक एम्प्लॉई वैसे ही काम करे? द आंसर इज नो। तो कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दो परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड सेकंड वन इज अ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसा सोचा क्या वैसा ही आउटकम मिला, क्या वैसा ही रिजल्ट हमें मिला? तो ये सारा मेजरमेंट किस प्रोसेस में होता है? कंट्रोलिंग प्रोसेस में होता है। द फोकस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में इंक्लूड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल टू द प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, concurrent control to the monitor ongoing activities and feedback control to evaluate last performance। लास्ट टाइम जो प्लान बनाया था उसको हमने कितना % अचीव किया, इस बार जो प्लान बनाया क्या उसके हिसाब से ही सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? इसका ओवरऑल मेजरमेंट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन, स्टैंडर्ड्स एक्टिविटीज़ के साथ कंपैरिजन होता है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस में। While incorporating control at a various level, employees' reaction must also kept in a mind। हमारी जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है ये भी टॉप अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक जाती है। अब हम बात करेंगे कि फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग प्रोसेस हमने समझ लिए, तो कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर्स होंगे। कंट्रोल इज़ अ पॉजिटिव फोर्स। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है तो वो हमको नेगेटिव वे में कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो आपकी जो पंचिंग मशीन है या जिस केबिन में आप काम करते हो उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए किया जाता है। इसलिए हम कंट्रोल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं। वो बार बार हमको रिमाइंड कराता है कि यू आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन, work like a honest employee। okay, the second one is a controls continuous process। controlling जो process होती है वो continue चलती है। आज आप कहीं पर employee हो, ठीक है,
तो वो आप पे क्या कर रहे हो, कंट्रोलिंग पावर का यूज़ कर रहे हैं, आपको रूल्स सिखा रहे हैं, आपको रेगुलेशंस बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस बाउंड्री के अंदर रहकर काम करना है। कल को आप नहीं रहोगे तो दूसरा एम्प्लॉई आएगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ आएंगे, एम्प्लॉयज़ का आना जाना तो लगा रहता है। तो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है वो सबके लिए होती है और एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है। ओके, थर्ड वन इज़ अ कंट्रोल इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग। अब कोई भी पर्सन जो आपसे सुपीरियर है, डेफिनेटली वो आपसे एक्सपीरियंस में बड़ा है, तो वो आपको कंट्रोल में क्यों रखना चाहता है? क्योंकि वो आपके फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचता है। वो सोचता है कि आप बिल्कुल भी डेविएट ना हो, जो आपका करियर प्लान है, जो आपका एम है, जिस पर्पस के लिए आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में काम करो। तो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है। अगर उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा भी डेविएट हो रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको गाइड करेगा। ओके, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज अ कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल। जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते थे, हमें अच्छे मैनर्स सिखाते थे, ठीक है। हम स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर्स हमको सिखाते थे कि आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको होमवर्क डेली करना है, आपको अच्छी राइटिंग में आपको नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने, उसमें फ्लो चार्ट्स बनाने, डायग्राम्स बनाने हैं। तो हमारे घर में भी कंट्रोलिंग प्रोसेस थी, हमारे स्कूल में भी कंट्रोलिंग प्रोसेस थी। जिस भी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया वहाँ पर भी कुछ रूल्स थे, पॉलिसीज़ थे, रेगुलेशंस थे, जिनको हम फॉलो करते थे, उनके इंस्ट्रक्शंस को ओबे करते थे। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, हर जगह होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्रोसेस इज डायनामिक। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पॉलिसीज़ बना दी तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी एम्प्लॉई को प्रॉब्लम है या किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर उसके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ कंट्रोल इज़ अ गोल ओरिएंटेड। अब हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, डेफिनेटली गोल को अचीव करने के लिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ डेलीगेशन इज़ द की ऑफ कंट्रोल। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवोटेड नहीं हैं, ठीक है, या हम डेलीकेटेड नहीं हैं, तो हमारे ऊपर कंट्रोलिंग नहीं होगी। कंट्रोलिंग उस पर्सन के ऊपर की जाती है जिससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो इंसान अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। हम जब प्लान करते हैं ना, और जब हमारा प्लान ख़त्म होता है, जैसे ही हमारी प्लानिंग ख़त्म होती है कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। कंट्रोलिंग ख़त्म होती है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। कंट्रोलिंग में हम बेसिकली दो पार्ट देखते हैं, क्या कमी रह गई और कितना हम अपने गोल को अचीव कर पाए। तो जो कमी रह गई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्दर प्लान करते हैं। तो कंट्रोलिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, टोटली बेस्ड होती है प्लान के ऊपर, कि हमारा ये टारगेट था, हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाकर रखी थी कि इतने टाइम में इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल तो उससे कम हुई। तो बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्लान बनाएंगे। तो कंट्रोलिंग जो होती है वो प्लानिंग पर ही बेस्ड होती है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है दैट इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हम एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना गोल अचीव करना है। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही लिखा है कि कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। तो हम अपने गोल से डेविएट ना हो, इसलिए क्या है, हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन एंड रिवीजन ऑफ प्लान। जैसा प्लान बनाया था क्या 100% वैसा एग्जीक्यूट हो गया, क्या हमें प्लान में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको कब पता चलती है, जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द थर्ड वन इज ब्रिंग्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग करने से क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी जनरेट होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है, चाहे वो मिडिल लेवल से बिलोंग करता है या फिर ऑपरेशनल लेवल से बिलोंग करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसिप्लिन जनरेटेड रहे, हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम मेंटेन रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। फोर्थ वन इज अ फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए,
दो टर्म होते हैं, एक टर्म होता है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोग के जो भी सजेशंस हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही बात 10 लोग बोलना चाह रहे हैं अपने मैनेजर को, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो डायरेक्टर है वो एक ही मैसेज को 10 एम्प्लॉय तक फैलाना चाहता है। मैसेज सेम है बट क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, एक पर्सन से वो मैसेज निकलकर उसके एम्प्लॉय तक जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये कंट्रोलिंग के अंदर कैसे आया कि एक ही पर्सन था जो हमें सुपरवाइज कर रहा था, उसको ही बोल दिया कि आपको ही अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या करना है, निगरानी रखना है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो फिफ्थ वन इज प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। अब 10 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो आपस में क्या होना चाहिए, एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, हेल्दी रिलेशन होनी चाहिए, ताकि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के जो चांसेस है वो कम हो जाएं। सिक्स वन इज कोप अप विद अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। अगर हमारा प्लान बहुत अच्छा है, अगर हमारा प्लान फ्यूचर प्रेडिक्शन को भी सोचकर बनाया गया है और हमने देखा है कि लास्ट टाइम जो प्लान बनाया था उसमें से एक्चुअल आउटपुट इतना निकला, तो जो हमारा सेकंड प्लान होगा उसमें नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी की चांसेस कम होंगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, एक बार आप अपना प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिए हो, ठीक है, तो दूसरे टाइम आप जो प्लान बनाओगे वो भी अच्छे से ही एग्जीक्यूट होगा, अगर आप कंट्रोलिंग को अपने प्लान का हिस्सा बनाते हो तो। अगर आप कंट्रोलिंग को अपने प्लान का हिस्सा नहीं बनाओगे तो आपको कभी डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि आपने जैसा सोचा था और एक्चुअल में वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन में ही लिखा है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ही नहीं बनाएंगे तो हम कंपैरिजन किसका करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस इज अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो सबसे पहला काम था हमारा कि हमने स्टैंडर्ड्स बना लिए। सेकेंड वन इज हम कितने गहरे पानी में हैं, मीन्स हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है। ये दोनों चीज़ों को हम एक साथ रखेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। थर्ड वन इज कंपैरिजन, वही बात है, पहले स्टैंडर्ड्स बनाओ, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को जानो, फिर दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। उसके बाद आप करेक्टिव एक्शंस को लो, कि जो भी आपको लूप होल समझ में आया, जो भी आपको कमियां पता चली, तो आपको क्या करना है, अब उन कमियों पर काम करना है। राइट, कमियों पर काम करना है। लाइक हमारा जो प्लान था कि 6 मंथ में 10% सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन 8% सेल्स ग्रोथ हुई, तो 2% सेल्स ग्रोथ ना होने के पीछे क्या रीजंस हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्लानिंग करेंगे कि 2% क्यों ग्रोथ नहीं हो पाई हमारी सेल्स में, 10 आउट ऑफ 10 रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, फिर से प्लान बनाएंगे, फिर से करेक्टिव एक्शंस लेंगे और फिर से मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन से अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोलिंग करने का काम भी किसका है, टॉप अथॉरिटी का है। तो एक कंट्रोल पैनल या कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी, second thing is time, third one is a objective and comprehensible things, fourth one is a focused on strategic control point। क्योंकि कंट्रोलिंग जो पैनल है इसको बनाने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, वो स्ट्रैटेजी कौन बनाती है, टॉप मैनेजमेंट लेवल अथॉरिटी बनाती है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि हमारा बजट कितना है, क्या कंट्रोल पैनल इतने में बन जाएगा, या कंट्रोल पैनल हमारा ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल रियलिस्टिक, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर को बिलोंग करता है, क्या उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ये सब एक्सेप्टेबल होगा, ये सारी चीज़ें भी हमको सोचनी है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फ्लो, जो भी जिस भी फ्लो में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले एम्प्लॉय काम कर रहे हैं,
क्या वो सारे टर्म एंड कंडीशन को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, जनरल टर्म में उनको समझाना है। नेक्स्ट वन इज अ फ्लेक्सिबल। हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ पर्सपेक्टिव एंड ऑपरेशनल। पर्सपेक्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे वाले जो लोग हैं उनका इंडिविजुअल परसेप्शन क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में काम करने में हैप्पी हैं कि नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वो सारी चीज़ें हमको एक कंट्रोल सिस्टम बनाने के पहले सोचनी पड़ती हैं। ओके, आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल की। हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये चेकआउट करना है कि हम अपने गोल से या हम अपने पाथ से, अपने ऑब्जेक्टिव से कितना डेविएटेड हैं। कंट्रोलिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैसा ही काम हो रहा है जैसा हमने प्लान किया हुआ था। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। द फर्स्ट वन इज अ feed forward control, second one is concurrent control, third one is a feedback control. Feed forward control focuses on the regulation of inputs like human material, financial resources that flow into the organization to ensure they meet the standard necessary for the transformation of process. फीड फॉरवर्ड मीन्स सारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड थी, कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड थे, उनको जो सैलरी या वेजेस हम पे कर रहे हैं वो एक फ्लो में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो हम देखेंगे कि हमारे लैकिंग पॉइंट्स क्या हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है। कॉन्करेंट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करते हैं कि प्लानिंग के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया था उसमें क्या दिक्कत है, जो स्वेट एनालिसिस हमने की थी उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं हो रहा है। एंड लास्ट वन इज़ अ फीडबैक कंट्रोल, जिसको जो भी जॉब रोल या जॉब ड्यूटीज़ असाइन की थी उनका काम ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो नेक्स्ट टाइम क्या करूँगी। अगर मेरा सेम प्लान है, सेम स्ट्रेटजी है, तो जो लूप होल्स मुझे एज अ फीडबैक आए हैं उनको मैं पहले ही वैनिश आउट करने की कोशिश करूँगी। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कंट्रोलिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कंट्रोलिंग प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कंट्रोलिंग से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फॉर फर्दर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन मेल अस ऑन pragati.kachi@dau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thanks for watching my video. We will meet you soon in a next lecture. तब तक के लिए have a knowledgeful day ahead and bye bye.